सो डियर एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अनअकैडमी पे नेवी के लिए जो है नए बैच कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। तो 5 मई से, कब से 5 मई से ये एक और मंजिल नेवी नाम का कंप्लीट बैच कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें जो डिफेंस के एजुकेटर हैं, टॉप एजुकेटर हैं आपके अनअकैडमी पे, वो सभी क्लास ले रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप नेवी की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करो और जाकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। और साथ में जो मुझे एनडीए के कैंडिडेट देखना है, मैं उनके लिए बता दूं, एनडीए सेकंड के लिए ये एक टारगेट एनडीए नाम का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हैं सभी टॉप एजुकेटर इसमें क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और ये कब से हुआ है? ये 12 मई से। कब से लॉन्च हुआ है? 12 मई से। तो 12 मई से 30 अगस्त तक चलने वाला है। फटाफट अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाई करो और जाकर के ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लो बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए। कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर के फोन में इंस्टॉल करो, अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड यूज कर लेना स्टैंड अप क्लासेस, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस चलती हैं। तो ये रेफरल कोड यूज करने के बाद आप जो है उन स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे। और साथ में जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट अपने आप को अनअकैडमी पे इनरोल करो और अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दो। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टैंड अप क्लासेस। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स बैच 2021-2022 में, जिसमें हम इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स XY, नेवी SSR AA की प्रिपरेशन करेंगे। आज फिजिक्स की थर्ड क्लास है। पिछले 2 क्लासेस में हमने चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 2 लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट के कंप्लीट क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। आज हम लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस, चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें और साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्मूले बताए जाते हैं तो उसे नोट करते रहें। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम इनर्शिया। इनर्शिया का लेना देना है मास से। जिस बॉडी की जितनी मास, उस बॉडी की उतनी ज़्यादा इनर्शिया। अच्छा, सबसे पहले मैं फैमिली, अगर उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, इनर्शिया जिसका जितना ज़्यादा, जिसका मास जितना ज़्यादा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा, तो आप इस क्वेश्चन में सही आंसर टिक कर पाएंगे बस इतने से कि एटम का मास कम है, मॉलिक्यूल का मास थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 रुपी कॉइन का मास सबसे थोड़ा कम है, और एक क्रिकेट बॉल का मास सबसे ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी सबसे ज़्यादा हुआ। तो आप इस क्वेश्चन को तो सही कर सकते हैं। मैं इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा और बता दूं तो इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया को हम कहते हैं चेंज को अपोज करना, चेंज अपोजिशन। यानी जो भी चेंज हो रहा है उसे वो इनर्शिया अपोज करता है। और इनर्शिया कौन देता है? बॉडी की मास उसे इनर्शिया प्रोवाइड करती है कि वो चेंज को अपोज करे। जैसे अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, या अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो रुकी हुई ही रहनी चाहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, मास देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट बॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ है फोर्स इज इक्वल टू 6I कैप माइनस 8J कैप प्लस 10K कैप, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 1 मीटर, यानी एक्सेलरेशन इतना है। तो बॉडी का मास बताना है। तो ठीक है, इसमें एक सिंपल फार्मूला यूज होगा जो शायद आप लोग को पता भी होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होगी कि अगर वेक्टर फॉर्म में किसी चीज़ की डोनेशन दी है, जैसे ये लिखा है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, तो अगर मैं इसका मॉडुलस लिखना चाहूँ, मॉडुलस इसका लिखना चाहूँ F मॉड, तो वो क्या होता है? वो होता है रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो अगर मैं फोर्स को लिखना चाहूँ, फोर्स यहाँ, तो वो हो गया 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? -8 का स्क्वायर 64, और 10 का स्क्वायर हुआ 100। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो गया 100, यानी ये टोटल क्या हो गया? √200। √200 का सिंप्लीफाई क्या होगा? √200 लिखा है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 100 इंटू 2। 100 को बाहर निकाल लीजिए, फोर्स आ गया 10√2। यहाँ से अगर मैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन है, तो मास क्या हुआ? फोर्स अपॉन एसेलरेशन, यानी मास में निकाल लिया मैंने, मास हो गया आपका, मास हो गया, फोर्स कितना आया था? 10√2, एसेलरेशन क्या हुआ? 1, तो मास हो गया 10√2 kg। आपका बी आंसर सही है। इसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखा जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। When we jump out of boat, the boat moves in opposite direction. This is due to,
आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बोट है, अब बोट से बाहर निकलते हैं तो बोट पीछे की डायरेक्शन में जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले मैं देखूँ तो बोट से जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हम फोर्स क्या करते हैं, हम बोट से हम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ देखिए ये है बोट, हमने बोट पे फोर्स लगाया और हम बाहर निकलते हैं, जैसे हमने पैर से अपने फोर्स लगाया, इसकी वजह से बोट पीछे जाती है। पर एक न्यूटन थर्ड लॉ है, क्योंकि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी हम पे भी अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स लगाएगी। तो ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने बोट पे फोर्स लगाया यहाँ पे, तो बोट ने भी हमारे ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से हमने बोट पे फोर्स लगाया, बोट पीछे गई, और बोट ने हम पे फोर्स लगाया, इसलिए हम बोट से बाहर निकलते हैं। तो ये हुआ न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। और अगर मैं इस क्वेश्चन में न्यूटन फर्स्ट लॉ भी डिस्कस कर लूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी किसी भी चेंज को अपोज करना। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ का, अगर सेकेंड लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसे कम्प्लीटली। और न्यूटन थर्ड लॉ मैंने बता दिया आपको कि फोर्स अगर हम किसी बॉडी पे लगा रहे हैं तो बॉडी भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल बैलेंस्ड ऑन वर्टिकल रॉड इज एन, बैलेंस्ड है तो इक्विलिब्रियम तो है, यहाँ पे उसका फोर्स mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि अगर हमने बॉल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया तो अपना इक्विलिब्रियम खो देगा और उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता तब अगर हमने बॉल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाता, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर पुश्ड बैक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसे भी सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप खुद ही बता सकेंगे ये कौन सा है। तो ये है बस, यहाँ पे हम बैठे होते हैं, ये सीट है, तो हमारे यहाँ पे पैर हैं, यहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे अभी मैंने बताया कि हाँ पहले हम रेस्ट पे हैं, बस घूम नहीं रही है, v इज इक्वल टू 0, हम रेस्ट पे ही रहो। लेकिन बस चल दी तो हमारे पैर इसके कांटेक्ट में है, ये आगे बढ़े, लेकिन हमारे ऊपर की बॉडी बॉडी कह रही है कि रेस्ट पे ही रहो, रुके रहो। यानी अगर मैं इसे डिनोट करूँ तो ये वाली चीज़ आगे जा रही है इस फोर्स से, हमारी ऊपर वाली बॉडी यहीं पे रुकने के लिए कह रही है। अगर ऐसे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ आगे जा रही है और ये वाली चीज़ कह रही है यहीं रुको, तो ऐसे वाली चीज़ बन जाएगी कि नहीं, कि हम पीछे झुक जाएंगे। तो ये होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी कहती है रेस्ट पे रहो। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये भी डिस्कस करूँ कि बस चलती है, बस चल रही है और अचानक से बस रुक गई, चल रही है पहले और अचानक से बस रुक गई, तो हम किस डायरेक्शन में आगे पीछे जाएंगे? इसे मैं अगर डिस्कस करूँ तो ये है, मान लीजिए बॉडी यहाँ पे ये है, ठीक है, बैठे हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्शन से आगे जा रही है, वी डायरेक्शन से, तो अगर हम चल रहे हैं तो ये वी डायरेक्शन से ही आगे हमारी बॉडी कहेगी कि चलती रहो। लेकिन अगर बस रुक गई तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे ये रेस्ट पे आ गई, यानी नीचे वाली अगर ऐसे कोई चीज़ है, ये वाली चीज़ रुक गई है, ये कह रही है रुक जाओ और ये कह रही है आगे चलते रहो इनर्शिया की वजह से, तो हम आगे की तरफ जाएंगे कि नहीं, आगे की तरफ, हम आगे की तरफ करते हैं। यानी अब इसे मैं समराइज़ कर दूं तो सब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ की वजह से अगर बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, बस रुकती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये होता है कंप्लीट। आते हैं हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होता है फोर्स, यही होती है फोर्स की बेसिक डेफिनेशन, यहीं से डिराइव होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, सर क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स। अगर मैं इसी डेरिवेशन से दिखा दूं आपको कैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम हुआ, ये बेसिक डिफिनेशन है। मोमेंटम चेंज हुआ है यानी मोमेंटम कुछ तो फाइनल है, मोमेंटम पहले कुछ था अपॉन टाइम, जो टाइम में चेंज हुआ। अच्छा, मोमेंटम फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू वी, वी फाइनल वेलोसिटी फाइनल, और m माइनस यू, ये m p इज इक्वल टू एम वी होता है।
तो mv फाइनल और ये इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, इसमें से एम वी माइनस एम सॉरी यहाँ पे एम वी माइनस यू अपॉन टी कर लीजिए, ये कर सकते हैं। और वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ए होता है। वी माइनस यू अपॉन टी ए कैसे होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाला इक्वेशन आपको पता होगा। यहाँ से इसे यहाँ लाइए और टी को यहाँ रखिए, ये हो गया ए। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन उससे बना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। इन दोनों इक्वेशंस को आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन रोड। ये तो सिंपल आंसर है, आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन। उसमें फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करता है। फ्रिक्शन को हम कहते हैं नेसेसरी, अपोजिट लगता है। जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर इस डायरेक्शन में मोशन होता है फ्रिक्शन इधर लगता है। तो ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ये होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स। थ्रस्ट प्रेशर फोर्स होता है, सॉरी थ्रस्ट होता है, एक फोर्स ही होता है। इम्पल्स मेरे को पता है, फोर्स इनटू टाइम होता है, तो ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स इनटू टाइम है। अगर वेट की मैं बात कर लूँ तो वेट भी एक फोर्स होता है, जो होता है mg, नीचे की तरफ हमेशा लगता है। और टेंशन भी एक फोर्स होता है। टेंशन अगर मैं डिस्कस करूँ, टेंशन होता क्या है, तो अगर कोई रोप है, रोप को हम इधर किसी फोर्स से ले जा रहे हैं तो उसमें एक टेंशन डेवलप होगा रोप की मटेरियल की वजह से। तो ये हुआ, इसमें सही आंसर हुआ इम्पल्स। अगला क्वेश्चन देखें। अ बॉडी इज एट रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले एक बॉडी का मास है, उसकी वजह से mg फोर्स नीचे लगेगी। अगर ये mg फोर्स नीचे लगेगी तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स उस पर लगी तो वो बॉडी भी दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे एक n नॉर्मल रिएक्शन से हम उसे n से डिनोट करते हैं। एक फोर्स ऊपर लगी और जो mg है वो n के इक्वल होगा। तो यानी इस पर क्या क्या फोर्स लगा, नेट अपवर्ड फोर्स, यानी n इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। तो आज हम पहुंच गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। डर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कारपेट बाय शेकिंग इट विगरसली फॉर सम टाइम इन प्रोसेस दिस इज बेस्ड ऑन। तो अगर मैं सबसे पहले इसे फिर से डिस्कस करता हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई कारपेट है, कारपेट में डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, उसे हम किसी मूव करते हैं, पीटते हैं ऐसे डंडे से, तो अक्सर हम देखते हैं कि उसकी डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल आती हैं। ऐसा क्यों होता है। तो अगर मैं एक पार्टिकल को लेकर डिस्कस करता हूँ, मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, अभी वो रुकी हुई है, यानी वो रेस्ट पे है। और रेस्ट पे है तो इनर्शिया क्या कहेगा कि रेस्ट पे ही रहो, v जीरो ही रहे तुम्हारा। लेकिन हम कारपेट को मारते हैं तो पीछे जाता है, वो पीछे जाता है, ये कहता है रेस्ट पे रहो। कारपेट जिसमें वो था वो पीछे चला गया, ये रेस्ट पे ही रुका, तो ये उससे बाहर आ गया कि नहीं। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इसमें कारपेट, अब सिचुएशन ऐसी है कि कारपेट यहाँ चला आया और ये चीज़ यहीं रुक गई। इसकी वजह से सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं इसी की वजह से। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल जो अच्छा सा है वो दे दूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ये हो रहा है। तो अगर कोई पेड़ है, उसमें फल होते हैं, अगर हम पेड़ को हिलाते हैं तो फल टूट जाते हैं। अगर ये पूछा ये क्यों होता है, अगेन ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि फल रेस्ट पे है सबसे पहले, तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगा। रेस्ट पे है, इसका कुछ मास है, रेस्ट पे रहना चाहेगा। हमने इसे हिलाया, ये आगे, ये इधर हुआ, लेकिन ये तो कहेगा यहीं रुको, और ये पीछे चला गया, इससे ये सब सेपरेट हो जाता है, टूट जाता है, नीचे गिर जाता है। तो ये होता है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, जो है लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी जहाँ हो वह उसी की तरह रहो, रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहो, मोशन में है तो मोशन में रहो। तो यहाँ हमारा लेक्चर होता है, लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन को ही डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी इंक्लूड करेंगे। आपके कितने आंसर सही हुए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ये टाइम है कि अभी लॉकडाउन है, ठीक है। लॉकडाउन मतलब अभी लॉकडाउन है तो आप प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि अभी कोई पेपर नहीं है। इस समय अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ये टाइम यूज़ कीजिए। 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ रहा है, इसे डेली यूज़ करते रहिए। फार्मूला शीट अपनी जो है वो बनाते रहिए और उसे रिवाइज करते रहिए, ये आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देगा। तो चलिए कंप्लीट करते हैं।